नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम सैर करेंगे दक्षिण अमेरिका की। इससे पहले कि हम दक्षिण अमेरिका चलें, हम उन दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताना चाहेंगे जो यहाँ नए हैं। मेरा यहाँ क्लास लेने का एकमात्र उद्देश्य उन बच्चों तक पहुँचना है जो किसी भी कारण की वजह से विद्यालय का क्लास मिस कर जाते हैं या फिर जिन्हें पाठ को समझने में ज़रा देर लगती है। उन विद्यार्थियों तक पहुंचने में मेरी मदद करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे इस नेक प्रयास का आप भी भागीदार बने। आइए चलते हैं दक्षिण अमेरिका। क्लास 8 का पाठ है क्षेत्रीय भूगोल का अंश दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में के बारे में जानते हैं। एक नज़र दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करते हैं। इसे लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 16वीं शताब्दी के शुरुआत में यूरोपीय नागरिक दक्षिणी अमेरिका में आकर रहने लगे। अब यूरोपीय जो थे उनमें से प्रमुख थे स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और इटालियन लोग। अब यहाँ उनका जो है भाषा अधिकांशतः यूरोपीय भाषा है और यूरोपीय भाषा की उत्पत्ति जो है प्राचीन लैटिन भाषा से हुई है। इसीलिए वर्तमान समय में यह भाषाएं मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसलिए इस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका। अब जानते हैं लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका के स्थिति के बारे में। दक्षिणी अमेरिका 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है 55 डिग्री लगभग दक्षिणी अक्षांश के बीच में पड़ता है। 34 डिग्री लगभग पूर्वी देशांतर से जो है 81 डिग्री लगभग पश्चिमी देशांतर के बीच इसकी स्थिति है। उत्तर और पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पनामा नहर से जो है उत्तरी अमेरिका जो है से अलग होता है दक्षिणी अमेरिका। मुख्य नदी यहाँ की अमेजन है जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एंडीज पर्वतमाला है और सबसे ऊंचा चोटी अकांकागुआ। कुल देशों की संख्या 12 है। प्रसिद्ध शहरों की बात करें तो रियो डी जेनेरियो, एंटियागो, ब्यूनस आयर्स। आकार में यह त्रिभुजाकार है और क्षेत्रफल की बात करें तो भारत से 5 गुना बड़ा है, यानी 5 भारत इसमें समा जाए। इसकी खोज भी पुर्तगाली नाविक अमेरिको वेस्पुची ने की थी। अब आइए बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की भू प्रकृति के बारे में। भू प्रकृति जो है, देखिए, पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र यानी पश्चिमी इलाका काफ़ी इधर पर्वत है। तो ये जो है अमेरिका के पश्चिम की ओर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला को लेकर बना है। उत्तर में कैरेबियन सागर से दक्षिण में हॉर्न अंतरिक्ष तक ये जो इलाका है पूरा जो है दिख रहा है, ये एंडीज पर्वत का इलाका है और ये पूरा इलाका पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी अमेरिका का। ये अकांकागुआ यहाँ पे है पर्वतमाला, वॉल्बिया की पठार, आटाकामा की मरुभूमि यही तटीय क्षेत्र में है। ये जो है
पनामा नहर से देखिए अलग हो रहा है, यहाँ पे हल्का सा पनामा योजक कटा हुआ है। अब जो है ये भी पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र जो है कुछ प्रमुख बातें हैं इसमें, जैसे एंडीज पर्वतमाला की जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, चोटी अकांकागुआ है, और ये जो बना है काफ़ी समय पर्वतीय अपक्षय से यानी घर्षण से टूटने से ये जो है पठार का रूप ले लिया है। और पठार जो हैं बोल्विया का पठार, यूक्रेटर, पेरू, टिटिकाका का पठार इत्यादि। और सबसे ऊंचा जो झील है टिटिकाका का झील यहीं स्थित है, 3810 मीटर की ऊंचाई पर ये जो टिटिकाका का झील है। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी हैं टिम्बोराजो, है ना, पहला सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा जो है भूप्रकृति के अंदर जिसे बांटा गया है वो है पूर्व की उच्च भूमि, यानी ब्राज़ील ये जो इलाका है देख रहे हैं ये पूर्व का जो इलाका है ये पूर्व की उच्च भूमि कहलाता है, ब्राज़ील की पठारीय क्षेत्र है। ये इसको दो भागों में बांटा गया है, एक पठारीय क्षेत्र और एक समतल क्षेत्र। तो यहाँ की औसत ऊंचाई जो है 800 मीटर तक की है। पहला जो भाग आता है अमेजन नदी के उत्तर में गायना उच्च भूमि, इसमें वेनेजुएला, फ्रेंच गायना, सूरीनाम गायना जैसे देश हैं। इसमें जलप्रपात यहाँ सबसे ऊंचा है एंजेला जलप्रपात, ये जो है गायना के पठार में पड़ता है। तो ये भूप्रकृति है दक्षिण अमेरिका की। दूसरा जो है भाग ब्राज़ील के पठार का वो है अमेजन नदी के दक्षिण की ओर, यानी ये वाला इलाका देखेंगे जरा, ये वाला इलाका दक्षिण की ओर, ये जो पठारीय ब्राज़ील का पठारीय जल भूमि है उच्च भूमि, और ये इलाका जो है ये क्षेत्र दक्षिण का है। और इसके बारे में जानते हैं, औसत ऊंचाई इसकी जो है 1000 मीटर है। और पिको डो बांडाइरा सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है। एंडीज और ब्राज़ील के पठार के बीच जो है एक पठार पड़ता है वो है मैटो ग्रासो पठार, जो अमेजन और ला प्लाटो नदी को अलग करती है। ला प्लाटो नदी यानी 3 नदियों का सम्मिलित प्रवाह जो है उसे ला प्लाटो कहते हैं। कौन से 3 नदियों का सम्मिलित प्रवाह? पराना, पराग्वे और उरुग्वे एक साथ जब मिलकर बहते हैं तो इन्हें ला प्लाटा कहा जाता है। तीसरा भूप्रकृति जो आता है वो है मध्य का विशाल समतल भूमि। मध्य का विशाल समतल भूमि जो है दक्षिण अमेरिका के आधे अंश से भी ज़्यादा विस्तार है इसका निर्माण ओरिनिको, अमेजन और ला प्लाटा नदियों से बना है। नदियों के प्रवाह से जो मिट्टी आई है उससे बना है। विभिन्न नदियों के द्वारा निर्मित ये जो अववाहिका है इसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे ओरिनिको नदी की जो अववाहिका है उसे लयानोस की समभूमि कहते हैं। उसके बाद अमेजन नदी की जो प्रवाह क्षेत्र है वो सेल्वा समभूमि यानी समतल भूमि। पराना पराग्वे नदी की जो अववाहिका है उसे ग्रान चाको, और ला प्लाटो नदी की जो अववाहिका है उसे पंपास भूमि कहते हैं। सेल्वा जो है अमेजन नदी का सेल्वा समतल भूमि, यह सबसे बड़ा सदाबहार क्षेत्र है, सदाबहार वनों का क्षेत्र है। और लियानोस पंपास एक विस्तृत घास का मैदान है। यहाँ देखेंगे, देखिए ये जो लियानोस
समभूमि, उसके बाद ग्याना का उच्च पठारीय भूमि, अमेजन नदी के जो पूरा मध्य भाग अववाहिका है, ये मैटो ग्रासो का पठारीय क्षेत्र, और ग्रान वाचो समभूमि, ये पंपास का समतल इलाका जो है। ये जो पीला सा देख रहा है पेटागोनिया का क्या है, ये मरुस्थल है। अब जो है बात करते हैं हम पश्चिम में संकीर्ण तटीय क्षेत्र की, यानी पश्चिमी इलाका जो प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है उसकी बात करते हैं। यहाँ एंडीज पर्वतमाला है और पूरा जो पतला भाग है वह क्षेत्र 1100 किलोमीटर के करीब लंबी जो है आटाकामा का रेगिस्तान है। आटाकामा का रेगिस्तान है, यहाँ पे हम देखेंगे आटाकामा का रेगिस्तान, ये जो है संकीर्ण प्रशांत महासागर के किनारे तटीय क्षेत्र जो है दिखाई दे रहा है। ये एंडीज पर्वतमाला के पास में ही जो तटीय क्षेत्र दिखाई देता है, इसमें देखिए यहाँ पे जरा सा पीला सा स्थान है, ये है आटाकामा की मरुस्थलीय भूमि। ये पश्चिमी इलाका है, तटीय क्षेत्र, संकीर्ण सा पतला सा दक्षिण अमेरिका का। तो इस तरह थोड़ा मैप देखेंगे, मैप पॉइंटिंग भी आता है, इसलिए मैप को ज़रा ख्याल से देखेंगे, कहाँ क्या है थोड़ा पढ़ेंगे, याद करेंगे तो होगा। अब बात करते हैं जलवायु की। अब जलवायु में काफ़ी भिन्नता है, चूँकि इतना बड़ा महादेश है तो जलवायु भी काफ़ी अलग अलग है। कुछ अंश तो दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी गोलार्ध में है और अधिकांश अंश जो है दक्षिणी गोलार्ध में। इस कारण से जो है यहाँ जलवायु में भिन्नता है। तो किसी भी स्थान की जलवायु में भिन्नता के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अक्षांशीय स्थिति। अगर कोई स्थान अक्षांशों के आसपास है तो वो गर्म होगा, समुद्र से दूर है तो वो कॉन्टिनेंटल टाइप यानी महादेशीय जलवायु हो जाएगा, समुद्र से नज़दीक है तो समजलवायु हो जाएगा, पर्वतों के पास है तो वहाँ पे अलग जलवायु, समुद्री धाराओं के पास है, गर्म धारा है तो अलग जलवायु, ठंडी धारा है तो अलग जलवायु, वायु का प्रवाह कैसा है उसके अनुसार वहाँ की जलवायु। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी स्थान की जलवायु पर विशेषतर प्रभाव डालती हैं। अब कौन कौन सी जलवायु है जानते हैं दक्षिणी अमेरिका में। तो पेज नंबर जो है हमारी किताब के पेज नंबर 102 में विस्तार से ज़रा देख लेंगे जलवायु और पढ़ेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। अब ये देखिए हमारे जलवायु क्षेत्र, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, एकदम ऊपर की तरफ भूमध्य रेखा के ऊपर देखिए सवाना मरुभूमि क्षेत्र यानी लियानोस का घास का की भूमि यहाँ है। पर्वतीय, ये जो पश्चिमी इलाका है ये पर्वतीय, यहाँ की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु, चूँकि भूमध्य रेखा के पास है इसलिए भूमध्य रेखीय जलवायु। यहाँ पे सदाबहार शेलवा के वन मिलते हैं, चूँकि रोज़ बारिश होती है, बारिश ज़्यादा गर्मी ज़्यादा, इसलिए यहाँ जो है सदाबहार के वन मिलते हैं। ये इसके बाद ही पूर्व की तरफ चलते हैं, सवाना जलवायु यानी पंपास की भूमि, पंपास घास की भूमि। यहाँ जो है घास का मैदान है, गायना उच्च भूमि है और यहाँ जो है घास लगभग प्राय 8 मीटर तक ऊंचे ऊंचे होते हैं, लंबे घास। नीचे की तरफ आते हैं, सवाना जलवायु का ग्रान चाको घास की भूमि है ये। यहाँ की जलवायु जो है बिल्कुल सवाना जैसी ही है, सवाना जलवायु। यहाँ भी ग्रीष्म ऋतु में उष्ण आर्द्र यानी गर्म ज़्यादा होता है और वायु में
वाष्प की मात्रा अधिक होती है। शीत ऋतु में शीतल एवं शुष्क होती है और अधिकांश जो है पूरे वर्ष गर्मी ही होती है। अब पूर्व की तरफ आते हैं। पूर्वीय तटीय भाग जो है अटलांटिक महासागर के की तरफ पूर्वीय, यहाँ उष्ण जलवायु है। उष्ण जलवायु और यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो हैं बात करते हैं उष्ण जलवायु। यहाँ पे साल, सैगून, जारुल, महोगनी इत्यादि प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये है दक्षिण की ओर शीतोष्ण, दक्षिण पूर्व शीतोष्ण घास का मैदान यानी पंपास क्षेत्र। शीतोष्ण जलवायु यहाँ पाई जाती है, शीत और उष्ण दोनों। यहाँ पे वर्ष भर जो है ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है और प्रायः गर्म ही रहता है। यहाँ आते हैं शीतोष्ण मरु जलवायु यानी रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है, शुष्क। दक्षिण प्रशांत महासागर में देखें तो बिल्कुल जो दक्षिण तटीय क्षेत्र है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है। यहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु काफ़ी ज़्यादा उष्ण होती है, शुष्क होती है और शीत ऋतु में सामान्य वर्षा होती है यानी कम वर्षा होती है। नीचे की तरफ दक्षिण में जाते हैं, तटीय क्षेत्र दक्षिणी प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है ये, दक्षिणी अमेरिका का शीतल सामुद्रिक जलवायु। अब शीतल सामुद्रिक जलवायु क्या है, ये इसमें क्या होता है कि संपूर्ण वर्ष भर जो है जलवायु सम रहता है, न ठंडा न गर्म। और यहाँ पे क्या होता है, सदाबहार पतझड़ के वन या मिश्रित वन पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा दक्षिणी अमेरिका का जलवायु का क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं जरा यहाँ की भी कृषि के बारे में। यहाँ भी कृषि और पशुपालन होता है। ये बच्चों ज़रा देख लेना, यहाँ पे सेल्वा के वन में क्या क्या मिलते हैं ज़रा देख लेना। यहाँ जो है काफ़ी घना वन मिलता है। यहाँ इतना घना होता है कि कभी कभी उन जंगलों में सूर्य की किरणें पहुँच भी नहीं पाती हैं, इतना घना होता है। और यहाँ जहरीले सांप, एनाकोंडा टाइप, टारंटुला और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, और हाँ एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसे पिराना मछली कहते हैं। ये मांसाहारी मछली है यानी मांस खाती है, दूसरे जीवों को भी खाती है। दूसरे पेज में है, 105 पेज में है, हम लोग देख लेंगे पंपास का क्षेत्र। यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या क्या हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है इसलिए थोड़ा बच्चे लोग पढ़ लेना और इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना ताकि मेरे प्रयास को उन्हें भी लाभ मिले, मैंने जो प्रयास किया। और आगे भी बताते रहना कि और कौन सा क्लास आप लोगों को चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप ज़रा बताते रहना। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। एकदम सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद।